नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत के इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास से क्लास में आरंभ कर रही हूँ। और आज की इस प्रथम क्लास में मैं आप सभी को 1857 के संग्राम के बारे में क्लास लेने वाली हूँ। और साथियों, इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊँ उसके पूर्व आप सभी को बताऊँ कि यह मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज है, जिसमें आपको वे तमाम विषय सामग्री संबंधित टॉपिक से उपलब्ध कराई जाएगी जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि इस क्लास को करते हैं ईमानदारी से, तो निश्चित रूप से आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी की, पीसीएस की, खंड शिक्षा अधिकारी की, आईएएस की, एसएससी की, बैंक की, रेलवे की या कोई भी, 100% आपको ये क्लास वरदान साबित होने वाला है। न सिर्फ आपको आपके परीक्षा में सफलता दिलाएगा, बल्कि आपके बेहतर रैंक में भी आपको वरदान साबित करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1857 का संग्राम। इस क्लास में मैं आपको कारण वगैरह बताने वाली हूँ। अगली कुछ क्लास में 1857 के संग्राम के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ। इसके क्लास में देखिए कि मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। पहले तो सैनिक विद्रोह से पूर्व की जो घटनाएं हुई थी 1857 की क्रांति के दौरान, वे सारा तथ्य बताने वाली हूँ। परीक्षा से इस पोर्शन से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कारण थे 1857 के क्रांति के विभिन्न कारण क्या थे। ठीक है, ये सारा चीज़ इस क्लास में मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ। आर्थिक कारण बताने वाली हूँ, सैनिक कारण बताने वाली हूँ, प्लस तात्कालिक क्या कारण थे, ऐसे कौन कौन से इसमें मुख्य भूमिकाएं थी, ये टोटल चीज़ इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आप देख रहे हैं 1857 का संग्राम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके पूर्व भी कई आंदोलन हुए। ठीक है, 1857 का संग्राम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन था, लेकिन इसके पूर्व भी कई ऐसे आंदोलन हुए थे। ठीक है, एकाएक 1857 की क्रांति नहीं हो गई थी, संग्राम नहीं हो गया था भारत में। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 1857 का संग्राम एकाएक हो गया था या इसके पूर्व भी कई संग्राम हुए थे। तो उसी के क्रम में मैं आपको वे सभी फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 1857 के पूर्व वे कौन कौन से सैनिक विद्रोह थे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले देखिए, ये मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है कि बक्सर में मुनरो के अधीन जो सैनिक दस्ते ने थे वे विद्रोह किए थे 1764 को। ध्यान दे दीजिए, 1764 को बक्सर में मुनरो के अधीन सैनिक दस्तों ने विद्रोह किया था। ठीक है, किसके अधीन? मुनरो के। कहाँ पे? बक्सर में। किस ईयर में? 1764 में। ठीक है, और किसने किया था? तो सैनिक दस्तों ने। 4 फैक्ट आप इसमें ध्यान रखेंगे। सैनिक दस्तों ने 1764 में बक्सर के मुनरो के अधीन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1766 में दोहरे भत्ते के नियंत्रण मुद्दे के विरोध हेतु क्लाइव के सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है, मुनरो हो गया पहला, दूसरा हो गया क्लाइव। कब? ये 1766 में, 2 साल बाद ही दोहरे भत्ते के नियंत्रण के मुद्दे को लेकर क्लाइव के सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। ठीक है, अर्थात एकाएक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, बल्कि पहले से ही इसकी सुगबुगाहट जो थी वो प्रज्वलित होने लगी थी। ठीक है, तीसरा जो मैं बताने वाली हूँ वो कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि बेल्लौर का सैनिक विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बेल्लौर का सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो हो जाएगा उत्तर 1806। ठीक है, भूलिएगा नहीं। इसी प्रकार ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि दोहरे भत्ते के नियंत्रण के मुद्दे पर कहाँ किसके सैनिकों ने विद्रोह किया था? तो क्लाइव के सैनिकों ने विद्रोह किया था 1766 में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 1824 में 47वीं पैदल सैनिकों द्वारा भत्ते मुद्दे के कारण वर्मा युद्ध में जाने से साफ मना किया गया। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में, आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्मा युद्ध में जाने से साफ सैनिकों ने कब इनकार किया। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। तो जिसमें ऑप्शन 1824 पे टिक लगाया तो उसका उत्तर सही था, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। और कौन सी पैदल सैनिक थी? 47वीं पैदल सैनिक थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि 47वीं पैदल सैनिक ने किया था। आ जाएगा 35वीं, 37वीं, ये 25वीं, 47वीं, तो ये 47वीं हो गई, ठीक है। तो किस मुद्दे पे ये 1824 में विद्रोह किया गया था, विरोध किया गया था? वर्मा युद्ध में जाने। क्योंकि उस समय क्या था, समुद्र पार यदि व्यक्ति जाते थे तो धर्म से इसको जोड़ लिया जाता था, ठीक है। तो इस वजह से इसको विरोध किया गया था सैनिकों द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए असम का। 1825 में असम के तोपखाने के सैनिकों द्वारा भी विद्रोह किया गया था, ठीक है। असम के तोपखाने के सैनिकों द्वारा भी विद्रोह किया गया था। 1838 में सोलापुर के सैनिकों का भी विद्रोह हुआ था। 1844 में 64वीं यानी 64वीं IAK रेजिमेंट द्वारा सिंध अभियान जाने से साफ इनकार कर दिया गया था, ठीक है। ध्यान देखिए, पहला कौन सा हो गया? वर्मा अभियान, दूसरा हो गया सिंध अभियान, ठीक है। ये चीज़ देखिए आप गौर से, हर चीज़ एक एक फैक्ट कहाँ से क्या आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और एक एक क्वेश्चन आप सभी के सफलता और असफलता के लिए एक रेखा बनाता है। तो मैं जितना पढ़ा रही हूँ क्लास में, एक एक फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। यदि आपको याद नहीं होता है, दोबारा इस क्लास को सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। और मैं ये प्रयास करूँगी कि क्लास के दौरान ही मैं आपको सारे फैक्ट याद करा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1849-50 में गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सैनिकों का विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए इन सबको। सैनिक विद्रोह 1897 पूर्व कहाँ हुआ था? 1764 बक्सर में मुनरो के अधीन सैनिक दस्तों ने विद्रोह किया था। 1766 में दोहरे भत्ते के नियंत्रण मुद्दे के विरोध हेतु क्लाइव के सैनिकों ने विद्रोह किया। 1806 में देखिए वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ। 1824 47वीं पैदल सैनिकों द्वारा भत्ते मुद्दे के कारण वर्मा युद्ध में जाने से साफ इनकार किया गया। 1825 में असम के तोपखाने के सैनिकों द्वारा विद्रोह हुआ। 1838 में सोलापुर के सैनिकों का विद्रोह। 1844 में 64वीं IAK रेजिमेंट द्वारा सिंध अभियान जाने से साफ इनकार करते हुए विद्रोह हुआ। 1849-50 में गोविंदगढ़ नामक स्थान पर सैनिकों का विद्रोह हुआ। तो ये तो आपके पूर्व के विद्रोह रहे। अब देखिए 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण, ये जो मैं बता रही हूँ ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक एक लाइन आप याद करिएगा। 4 ऑप्शन दे देते हैं और ई में दे देता है उपरोक्त सभी, या बोल देता है ABC कोई नहीं या कौन से। तो आपको एक एक लाइन इसमें पता होने चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे इसी कारण से लिखी हूँ। देखिए पहला तो डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत गोद निषेध, दूसरा पेंशनों का अंत और तीसरा अवध का विलय। ये जो तीनों है बिल्कुल भी आप भूल कर भी मत भूलिएगा, ये तीनों याद कर लीजिए कि डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत, गोद निषेध, पेंशन का अंत और अवध का विलय 1857 के कार्य का ये विभिन्न मतलब क्रांति कारण का सबसे महत्वपूर्ण कारण में से एक है, ठीक है। अब सामाजिक कारण क्या रहा? क्योंकि एक कारण तो किसी क्रांति का तो हो नहीं जाता है, कई कारण होते हैं तब कहीं जाके एक व्यापक क्रांति होता है, ठीक है। तो सामाजिक कारण और धार्मिक कारण क्या रहा? देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण, भारत में अनैतिक रूप से ईसाई धर्म प्रचारार्थ संरक्षण। भारत में क्या था कि उस समय ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो भारतीयों के धर्मांतरण का कार्य करवा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों के अंदर एक जलन, एक मतलब कि एक शोषण का कारण था कि वो हमारा शोषण कर रहे थे धार्मिक रूप से। तो ये भी एक कारण था। दूसरा क्या था? सती प्रथा का अंत तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन। उस समय अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा के अंत से संबंधित कार्य किए जा रहे थे। दूसरी तरफ विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा था। जो हमारे भारत में रूढ़िवादी समाज थी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। उस कारण से जो वो लोग थे, वो वर्ग थे रूढ़िवादी, वो भी इस क्रांति में सहयोग प्रदान किए। तीसरा, रेलवे तथा टेलीग्राफ
का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में आया। तो सामाजिक कारण और धार्मिक कारण में क्या क्या हो गया आपका? भारत में अनैतिक रूप से ईसाई धर्म प्रचारक का संरक्षण, सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह प्रोत्साहन, रेलवे तथा टेलीग्राफ और अन्य देखिए। और इसी में एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं अलग से बता रही हूँ कि 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम बनाया गया। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम बनाया गया और कहा गया कि अगर पुत्र अपना धर्म बदल देता है तो भी वह पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह इसलिए बनाया गया ताकि जो भारतीय हैं, ठीक, यदि वो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो उनको ये भय ना रहे कि हम ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लेंगे तो मेरे माँ बाप जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा स्पेशली ईसाई धर्म के प्रोत्साहन के लिए 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम बनाया गया। तो ये भी एक कारण के रूप में 1857 के क्रांति के रूप में महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरा। ठीक है, अब देखते हैं प्रशासनिक कारण। ठीक है, आप देखते हैं प्रशासनिक कारण। तो प्रशासनिक कारण में साथियों होगा ब्रिटिशों का विदेशी होना। एक तो विदेशी थे ब्रिटिश, उससे कहीं ना कहीं वो हमारा शोषण कर रहे थे। दूसरा नवीन फौजदारी तथा दीवानी कानून, भारत की जो कानूनी व्यवस्था थी उस पर ये एक नवीन फौजदारी और दीवानी कानून को थोप दिए जिससे भारतीय उससे अपरिचित थे। तीसरा, न्यायालय में फारसी के बदले अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया गया और उस समय भारतीय हमारे अंग्रेजी को बहुत जानते वानते नहीं थे। ठीक, तो और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाषा के कारण एक सर्वोच्चता की नीति भी अंग्रेजों द्वारा बनाई जा रही थी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण के रूप में था। चौथा, रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारों एवं तालुकदारों जैसे मध्यस्थों का हटाया जाना। ठीक, तो ये 4 कारण आपके प्रशासनिक कारण में आप देख लिए कि ब्रिटिशों का विदेशी होना, नवीन फौजदारी तथा दीवानी कानून, तीसरा न्यायालय में फारसी के बदले अंग्रेजी को प्रोत्साहन, चौथा रैयतवाड़ी क्षेत्रों में जमींदारों एवं तालुकदारों जैसे मध्यस्थों को हटाना। ठीक है, अब नेक्स्ट कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। ठीक, तो आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण के रूप में उभरा, क्योंकि कहा जाता है ना अर्थव्यवस्था ही सारे फसाद का जड़ होता है। ठीक है, तो आर्थिक कारण में देखिए ब्रिटिश व्यापार नीति, अंग्रेज आए थे व्यापार करने, उन्हें क्या पता था कि वो राज कर लेंगे, लेकिन भारत में जाति जनजाति प्रजाति रूढ़िवादी कई प्रकार के विभेद के कारण अंग्रेज समझ गए कि भारत में एकता नहीं है। अतः यहाँ पे हम न सिर्फ व्यापार कर सकते हैं बल्कि यहाँ पे हम राज भी कर सकते हैं, और जब हम राज करेंगे तो अपने ब्रिटेन का निश्चित रूप से हम सदैव ही वहाँ का कल्याण करेंगे। तो ये सब सोच के अपनी जो व्यापार इनकी नीति थी वो लगातार उनकी परिवर्तित होती गई। तो एक ये आर्थिक कारण के रूप में इनका व्यापार नीति भी रहा। दूसरा, भू राजस्व नीति। भू राजस्व नीति कई प्रकार की थी, रैयतवाड़ी थी, ठीक है, महालवाड़ी थी, इस प्रकार के कई थे, और ये सारे और शोषणकारी व्यवस्था कुल मिलाकर था। मतलब कुल मिला के आप कृषक का अनाज से क्रय हो या न हो, लेकिन उन्हें बेचारों को राजस्व देना मजबूरी बन गया था। ठीक है, तीसरे कारण के रूप में बेंटिंग द्वारा राजस्व मुक्त भूमि पुनः जमींदारों से छीनने का प्रयास और आगे भी इस नीति को जारी रखना रहा। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए अवध के राजस्व कमिश्नर जॉर्ज कावर्ली, ध्यान रखिएगा इस नाम को, जॉर्ज कावर्ली ने बहुत से तालुकदारों के पदों को छीना। कावर्ली जो था बहुत से तालुकदारों के पदों को छीना, जिसके कारण अवध का विद्रोह सिपाही विद्रोह के साथ साथ नागरिक विद्रोह में भी परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन इससे पूछा गया है जॉर्ज कावर्ली से। ठीक है, कौन था? तो जॉर्ज कावर्ली। दूसरा क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पर सिपाही विद्रोह के साथ साथ वह क्षेत्र नागरिक विद्रोह के रूप में भी परिवर्तित हो गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका अवध का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे सिपाही विद्रोह भी हुआ था और नागरिक विद्रोह भी हुआ था, ये दोनों राजस्व के कारण हुए थे। ठीक है, यानी जो शोषणकारी व्यवस्था सैन्य में थी वो तो थी ही, प्लस राजस्व व्यवस्था के कारण यहाँ के जो नागरिक थे वो भी उद्वेलित हो गए थे, जिसके कारण ये अवध क्षेत्र सिपाही और नागरिक विद्रोह के रूप में परिणित हो गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। ये देखिए, बम्बई में इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जागीरों को हस्तगत करना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है,
इनाम कमीशन, ठीक है ना। बम्बई में इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जागीरों को हस्तगत करना। तो ये तो आपके रहे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण को फिर से एक बार आप देख लीजिए कि ब्रिटिश व्यापार नीति, भू राजस्व नीति, बेंटिंग द्वारा राजस्व मुक्त भूमि पुनः जमींदारों से छीनने का प्रयास और आगे भी इस नीति को जारी रखना। अवध के राजस्व कमिश्नर जॉर्ज कावर्ली ने बहुत से तालुकदारों के पदों को छीना, ठीक, जिसके कारण अवध का विद्रोह सिपाही विद्रोह के साथ साथ नागरिक विद्रोह में भी परिवर्तित हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं बम्बई से इनाम कमीशन द्वारा 20,000 जागीरों को हस्तगत करना। अब सैनिक कारण देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में हमारे सैनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, जिसके कारण कई बार कहा जाता है कि यह एक सैनिक विद्रोह भी था, ठीक है। तो देखिए सैनिक कारण, नक्सलवाद के आधार पर भारतीय सैनिकों तथा नस्लवाद के आधार पर भारतीय सैनिकों तथा ब्रिटिश सैनिकों में भेदभाव करना। अंग्रेज क्या थे कि अपने आप को बहुत ही सुपीरियरिटी मानते थे और जो हमारे भारतीय सेना थे उनको बहुत ही निम्न कोटि की दृष्टि से देखते थे। तो ये भी एक कारण के रूप में था। दूसरा था भारतीय सैनिकों को कम वेतन। हमारे भारतीय सैनिक कितना भी काम कर ले लेकिन एक भेदभावकारी व्यवस्था के तहत उनको कम वेतन दिया जाता था, जबकि ब्रिटिशों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था। पदोन्नति, पद में भी भेदभाव। जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको उच्च सैन्य पद पर पदोन्नति नहीं दिया जाता था, जबकि अंग्रेज जो योग्य भी नहीं होते थे तो उनको पदोन्नति दे दिया जाता था। कोई जूनियर ऑफिसर, जो अंग्रेज होते थे जूनियर ऑफिसर, और उस समय कोई भारतीय उनके इक्विवेलेंट है तो उसके बावजूद उनको क्या किया जाता था, प्रमोशन दे दिया जाता था अंग्रेजों को, और जबकि हमारे जो भारतीय होते थे उनको किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं दिया जाता। तो ये भी एक कारण था। और नेक्स्ट देखिए, केनिंग द्वारा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट बनाया गया, ठीक है, जिसके कारण भारतीय सैनिकों का समुद्र पार जाना अनिवार्य किया गया। केनिंग क्या किया, देख रहा था कि भारतीय तो भैया समुद्र के पार जा नहीं रहे हैं अपने धार्मिक आस्था के कारण, तो वो क्या किया कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट बना दिया और इस एक्ट के तहत अनिवार्य कर दिया कि अब आपको समुद्र पार जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नौकरी से आपको हाथ धोना होगा, ठीक है। तो इस एक्ट ने भी हमारे भारतीयों के अंदर एक आक्रोश को उत्पन्न किया, ठीक है। ये तो कारण रहे। अब हम देखते तात्कालिक कारण क्या था, क्योंकि देखिए कारण तो बहुत होते हैं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आंदोलन को बहुत ज़्यादा एक बल मिल जाता है, एक चिंगारी का काम करता है। तो चिंगारी का काम क्या किया 1857 की क्रांति में? क्वेश्चन आता है तात्कालिक कारण क्या होता है, 4 कारण दे देगा, और यदि क्वेश्चन पूछ देता है तात्कालिक कारण क्या है तो जो मैं बताने वाली हूँ वो हो जाएगा, ठीक है। तात्कालिक कारण देखिए, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग तात्कालिक कारक के रूप में 1857 की क्रांति में उभरा था, ठीक है, जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हो गया, ठीक है। आगे आप ध्यान से एक एक लाइन सुनिएगा, हर एक लाइन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और इस पैराग्राफ में मैं उन सभी प्रश्नों को भी समायोजित की हूँ जो कि पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है। देखिए, उल्लेखनीय है कि 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निश्चय किया, ठीक है। इस नई राइफल के कारतूस में लगे कागज को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह बात फैल गई कि इस कारतूस में गाय तथा सूअर की चर्बी मिली हुई है, जो सत्य साबित हुआ और अतः सैनिकों में ये विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई, ठीक है। ध्यान रखिए किस चीज़ की, गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण यह आंदोलन सक्रिय हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चर्बी वाला कारतूस एनफील्ड राइफल में शामिल हुआ दिसंबर 1856 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कब शामिल हुआ। क्वेश्चन पूछा था कि चर्बी वाला कारतूस एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, तो डेट हो गया आपका दिसंबर 1857 में, ठीक है। और
ये बात कब पता चल गया? एक माह बाद 18, यहाँ पे देखिए जनवरी 1857 में आपको पता चल गया सभी को। अब देखिए विकास इसके 1857 की क्रांति का मैं अब विकास बताने वाली हूँ, और अगले क्लास में किन किन क्षेत्रों में कैसे यह आंदोलन प्रसारित हुआ, किस किस क्षेत्र में किन्होंने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और किस प्रकार वह आंदोलन वहाँ पर लगभग तात्कालिक रूप से असफल रहा, कौन उसको दबाया, कौन अंग्रेज़ दबाया, महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी। तो पहला देखिए विकास के बारे में। चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध सर्वप्रथम बरहमपुर बैरक के 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा 26 फरवरी 1857 को विद्रोह का निर्णय लिया गया। तदक्रम में वे अपने अधिकारियों का आदेश मानने से मना कर दिए। ध्यान रखिएगा, 26 फरवरी 1857 बरहमपुर बैरक की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध सर्वप्रथम बरहमपुर बैरक की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा 26 फरवरी 1857 को विद्रोह का निर्णय लिया गया। तदक्रम में वे अपने अधिकारियों का आदेश मानने से मना कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ब्रिटिशों द्वारा तत्काल ही इन इन्फेंट्री को क्या किया गया? बंद कर दिया गया। अब देखिए, अब आया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। मंगल पांडे ने 24 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिए। यह इसी इन्फेंट्री के सिपाही थे। ठीक है, ये इसी इन्फेंट्री के सिपाही थे। ध्यान दीजिए, पहले ये क्या है? ये क्या है? बैरकपुर। ठीक है, और ये क्या है? ध्यान दे दीजिए, बरहमपुर बैरक। ठीक है, तो ये चीज़ दोनों आप अंतर कर लीजिए। तो अब आया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन जितने पे मैं यहाँ पे गोल गोल लगा रही हूँ सारे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कि बैरकपुर की ये मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से जुड़े थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। क्वेश्चन आ जाता है कि मंगल पांडे क्या थे? तो एक सिपाही थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कहाँ पे हुआ? तो ये बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, कहाँ के सिपाही थे? तो बैरकपुर के। तो अब आया 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल बजाया, और सबसे पहले बिगुल कौन बजाया? तो मंगल पांडे ने 24 मार्च 1857। एक एक चीज़ इसका याद करिए, 24 मार्च भी आपको ये याद होने चाहिए, क्यों विद्रोह कर दिए। यही इस इन्फेंट्री के सिपाही थे, मंगल पांडे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 24 अप्रैल 1857 को तीसरी नेटिव घुड़सवार सेना मेरठ। अब मेरठ का देखिए, यहाँ के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना किए। मेरठ में 90 सैनिक थे। ठीक, और वे क्या किए? बोले कि नहीं, हम ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, और इस कारण वो क्या किए? विद्रोह कर दिए, मना कर दिए। तो इसको जब मना किए तो इसको विद्रोह के रूप में इसको पंडित किया गया। 9 मई को इनमें से जानते हैं 90 में से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर 10 वर्षों की सज़ा दे दी गई। ठीक है, जिससे मेरठ के सैनिकों में एक व्यापक आक्रोश उत्पन्न हो गया। अब मतलब ये बताइए, अगर कितनी बड़ी बात थी उस समय के लिए चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कैसे संभव होता? क्योंकि वह तात्कालिक परिस्थितियाँ धार्मिक रूप से यह परमिशन नहीं दे रही थी कि वो इतनी बड़ी चीज़ वो कर सकते थे। ठीक, जिसके कारण निश्चित रूप से वह एक बार आवाज़ ज़रूर उठाते। लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा क्या किया गया कि 90 में से 85 लोगों को तत्काल ही बर्खास्त करके 10 वर्षों की सज़ा दे दी गई। तो जेन्युइन था कि वहाँ के सैनिकों के अंदर एक व्यापक आक्रोश उत्पन्न होता ही होता। ठीक है, और होने से क्या हुआ कि आम विद्रोह की भावना भी उत्पन्न हुआ। ठीक, इन्होंने अपने कैदी सिपाहियों को छुड़ाते हुए अपने अधिकारियों को मार डाले। तो फिर क्या हुआ कि जब 90 में से 85 सैनिकों को बर्खास्त करके 10 वर्षों के लिए सज़ा अंग्रेज़ दिए, तो वहाँ के सिपाहियों के अंदर आक्रोश उठना लाजमी था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? वो लोग विद्रोह कर दिए, और अपने सैनिकों को जो बंदी बनाए गए थे उनको छुड़वाया गया, और जो अंग्रेज़ थे, उनके अधिकारी थे, उनको वो लोग क्या किए?
मार डालें। ठीक है, मेरठ से जो बंगाल तोपखाने का केंद्र था, विद्रोह यहीं से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन आता है कि विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा मेरठ। ठीक है, मेरठ से जो कि बंगाल तोपखानों का केंद्र, मेरठ क्या था, बंगाल तोपखानों का केंद्र था, विद्रोह यहीं से आरंभ हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम 20वीं IN बटालियन ने विद्रोह आरंभ हुआ। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट ने आत्मसमर्पण कर दिया। ध्यान रखिए, कौन, जनरल हेविट ने आत्मसमर्पण किया। देखिए, सर्वप्रथम 20वीं IN बटालियन में विद्रोह आरंभ हुआ और कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो साथियों, इस क्लास में मैं आपको क्या क्या बताई, 1857 के क्रांति के संबंध में कि उसकी जब हमारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसके पूर्व कौन कौन से विद्रोह हुए, जिसमें मैं आपको ये सारे तथ्य गिनाए। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम आते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद मैं आपको बताई 1857 की क्रांति के विभिन्न कारण क्या थे, जिसमें डलहौजी व्यवगत सिद्धांत, पेंशन का अंत, गोद निषेध, अवध के विलय के साथ साथ सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, राजनीतिक कारण आपको सारा बताइए। साथ में तात्कालिक क्या कारण था ये भी बताइए और सैनिक कारण बताइए। ठीक है, तत्क्रम में विद्रोह का विकास कैसे हुआ उसको मैं बताते हुए आज की इस क्लास को संपन्न करती हूँ। अगली क्लास में मैं उन तमाम जगहों के बारे में बताऊँगी, जैसे दिल्ली हुआ, कानपुर हुआ, आपका आरा हुआ, मेरठ हुआ, झांसी हुआ, लखनऊ हुआ, अवध हुआ, जहाँ पे इस विद्रोह के व्यापक प्रचार प्रसार हुए, कैसे विद्रोह को नेतृत्वकर्ताओं ने उस विद्रोह को मतलब 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणित किया और कैसे वह आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल हुआ, उससे संबंधित तमाम प्रकार के तथ्य आपको बताऊंगी। साथियों, अवश्य ही इस क्लास को मिस मत करिएगा, कोई भी एक क्लास आप छोड़िएगा नहीं। विश्वास से यदि आप इस क्लास को करेंगे, मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस को, तो साथियों मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेस जो भी लिए जाने हैं वे टोटल विस्तार के साथ लिए जाने हैं, ताकि आप जिस लक्ष्य के कारण यह चैनल देख रहे हैं वो आप अवश्य ही वो लक्ष्य प्राप्त करें। तो साथियों, आप सभी को होमवर्क दिया जाता है कि आज के क्लास में जो भी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, उसको आप उतार ज़रूर लीजिएगा। इसलिए इस वजह से आप सभी को मैं शॉर्ट स्क्रीन भी दी हूँ कि आप शॉर्ट स्क्रीन कर लें और इसको ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये आप एक अद्भुत मटेरियल अपने पास बनाएंगे। साथियों, ये मेरा स्वयं का नोट्स है जिसको मैं पढ़कर समीक्षा अधिकारी में टॉप की हूँ। साथियों, मैं चाहती हूँ कि आप अवश्य ही आप अपने लक्ष्य में सफल हो और विश्वास करिए, यदि आप इस क्लास को करेंगे तो 100% आपके लिए लाभदायक होगा। तो साथियों, आप अवश्य ही उतार लीजिएगा और हर क्लास को सेम डे पढ़ते जाइए, कभी भी पोस्टपोन ना करिएगा। 2 से 3 बार इस क्लास को सुन लीजिएगा, सारा आपका उसी समय तैयार हो जाएगा। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।